नमस्कार, सुप्रभातम। आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम, मैं हूं जिगर। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। नजर करते हैं हेडलाइन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया था। नया भारत नई सोच और नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। बिहार के पूर्णिया में गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की सरगर्मी के बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान किया। मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों के चुनाव में चल रहे और पार्षदों को जिताने के लिए भाजपा कांग्रेस दोनों दलों के नेता जोर लगा रहे हैं। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान की तबीयत बिगड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि आज का नया भारत नई सोच और नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारत तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था में भी है और निरंतर अपने परिस्थितियों की तंत्र को भी मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे जंगलीय क्षेत्र में वृद्धि हुई है और वेटलैंड का दायरा भी तेजी से बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के कारण ही दुनिया आज भारत के साथ जुड़ी भी रही है। बीते वर्षों में गिर के शेरों, बाघों और हाथियों, एक सींग के गैंडों और तेंदुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में चीता की वापसी से एक नया उत्साह लौटा है। भारत में साल 2070 तक नेट जीरो का टारगेट रखा गया है। अब देश का फोकस ग्रीन ग्रोथ पर है, ग्रीन जॉब्स पर होता है और इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर राज्य के पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका बहुत बड़ी रहती है। पीएम ने कहा कि मैं सभी पर्यावरण मंत्रियों से आग्रह करूंगा कि राज्यों में सर्कुलर इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। इससे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सिंगल यूज प्लास्टिक के मुक्ति के हमारे अभियान को भी ताकत मिलेगी। कैसे अर्बन नक्सलों ने, विकास विरोधियों ने इस इतने बड़े प्रकल्प को, सरदार सरोवर डैम को रोक के रखा था। आपको जानकर के हैरानी होगी साथियों, ये जो सरदार सरोवर डैम एकता नगर में आप बैठे हैं ना, इतना बड़ा जलाशय देखा होगा आपने। इसका शिलान्यास देश आजाद होने के तुरंत बाद किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। पंडित नेहरू ने शिलान्यास किया था। लेकिन सारे अर्बन नक्सल मैदान में आ गए, दुनिया के लोग आ गए, अपप्रचार किया, ऐसा ये पर्यावरण विरोधी है, यही अभियान चलाया और बार बार उसको रोका गया। जो काम की शुरुआत नेहरू जी ने की थी, वो काम पूरा हुआ मेरा आने के बाद। बताइए कितना देश का पैसा बर्बाद हो गया। और आज वही एकता नगर पर्यावरण का तीर्थ क्षेत्र बन गया। मतलब कितना झूठ चलाया था। और ये अर्बन नक्सल आज भी चुप नहीं है, आज भी उनके खेल खेल रहे हैं। उनके झूठ पकड़े गए, वो भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब उनको अब राजनीतिक समर्थन मिल जाता है कुछ लोगों का। साथियों, भारत में विकास को रोकने के लिए कई ग्लोबल इंस्टीट्यूशन भी, कई फाउंडेशन भी ऐसे बड़े पसंद आने वाले विषय पकड़ करके तूफान खड़ा कर देते हैं और ये हमारे अर्बन नक्सल उसको माथे पर लेकर के नाचते रहते हैं और हमारी हर रुकावट आ जाती है। पर्यावरण की रक्षा के संबंध में कोई कॉम्प्रोमाइज न करते हुए भी संतुलित रूप से विचार करके हमें ऐसे लोगों की साजिशों को, जो वर्ल्ड बैंक तक को प्रभावित कर देते हैं, बड़े बड़े जुडिशरी को प्रभावित कर देते हैं, इतना अपप्रचार कर देते हैं, चीजें अटक जाती है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि बेवजह पर्यावरण का नाम लेकर ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्ते में कोई बाधा। बिहार के पूर्णिया पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने राजद और जदयू पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज मैं जब बिहार में आया हूं तब लालू और नीतीश की जोड़ी को
पेट में दर्द हो रहा है। वो कह रहे हैं कि बिहार में झगड़ा लाने आए हैं, कुछ कह रहे और कुछ करके जाएंगे। अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा कि लालू जी, झगड़ा लगाने के लिए मेरी जरूरत नहीं है, आप झगड़ा लगाने के लिए पर्याप्त हो, आपने पूरा जीवन यही काम किया है। अमित शाह ने कहा कि मैं लालू और नीतीश दोनों से कहना चाहता हूं कि आप ये जो दल बदल कर रहे हैं, यह भाजपा या नरेंद्र मोदी के साथ धोखा नहीं है, यह बिहार की जनता के साथ धोखा है। इस दौरान उन्होंने लालू यादव को भी नसीहत देते हुए कहा कि अगले चुनाव में नीतीश कुमार राजद को धोखा देकर कहीं कांग्रेस की गोद में न बैठ जाए, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ लेकर जंगल राज के प्रति अपना रवैया स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि लालू जी सरकार में है तो कौन उससे बचा सकता है। जिस दिन से शपथ हुई है उसी दिन से बिहार में कानून व्यवस्था चमरा गई है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश बाबू ने भाजपा की पीठ में छुरा भोगा है। वह आज आरजेडी और कांग्रेस की गोद में बैठे हैं। आज भाजपा को धोखा देकर लालू की गोद में बैठकर नीतीश जी ने स्वार्थ और सत्ता की राजनीति का जो परिचय दिया है, उससे बिगुल फूंकने की शुरुआत भी यही बिहार से भूमि से ही शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि हम स्वार्थ और सत्ता की राजनीति की जगह सेवा और विकास की राजनीति के पक्षकर में है। नीतीश जी लालू जी की गोद में बैठ गए हैं, अब यहाँ डर का माहौल बन चुका है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, आपके साथ नरेंद्र मोदी की सरकार है। शाह ने कहा कि अगले चुनाव में न नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, न ही लालू यादव की। अगली बार नरेंद्र मोदी का कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं बिहार की जनता से कहने आया हूं कि 2024 में बिहार अपना जनता अपना फैसला खुद सुनाएगी। बिहार में सिर्फ नरेंद्र मोदी का शासन चलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि लालू नीतीश की जोड़ी एक्सपोज हो चुकी है। गोद में बैठकर नीतीश जी ने स्वार्थ और सत्ता की राजनीति का जो परिचय दिया है, उसके खिलाफ ब्यूगल फूंकने की शुरुआत भी यही सीमावर्ती जिलों से, यही बिहार की भूमि से शुरुआत होगी। मित्रों, हम स्वार्थ और सत्ता की राजनीति की जगह सेवा और विकास की राजनीति के पक्षधर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ जो यहां पर बिहार की भूमि पर से एक आंदोलन खड़ा हुआ था, कभी वो आंदोलन को छेद देने का काम, दगा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था। मगर मुझे बड़ा अफसोस है, प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश बाबू ने जो एंटी कांग्रेस राजनीति से जन्म लिया, इसकी पीठ में छुरा भोंककर आज आरजेडी और कांग्रेस की गोदी में बैठने का काम किया है। नीतीश बाबू आप आधे बनकर रह गए थे, फिर भी हमने बड़प्पन दिखाकर आपको मुख्यमंत्री बनाया था, क्योंकि मोदी जी ने वादा दिया था हम नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ेंगे। मगर आप जैसे ही लोकसभा का चुनाव नजदीक आया, प्रधानमंत्री बनने के लिए कांग्रेस और लालू जी की गोदी में बैठ गए। आप क्या मानते हो, बिहार की जनता आपको जानती नहीं है? नीतीश बाबू 8 साल पहले की बात मैं याद कराना चाहता हूं। 14 में भी यही किया था। लोकसभा की 2 सीटें रह गई थी आपकी, कहीं के न रहे थे, न घर के रहे थे, न घाट के रहे थे। ये लोकसभा का चुनाव 24 का आने दो। मैं कहता हूं ये लालू नीतीश की जोड़ी के बिहार की जनता सुपड़ा साफ करने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की सरगर्मी के बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की घोषणा कहते हुए कहा कि मैं इस चुनाव के लिए नामांकन करूंगा। इस दौरान उन्होंने यह भी किया कि गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति इस बार कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनेगा। केरल में मीडिया से सवालों का जवाब देते हुए गहलोत ने कहा कि मैं राहुल गांधी से कई बार बात कर चुका हूं, उन्होंने अध्यक्ष बनना चाहिए, लेकिन
प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यही प्रस्ताव पारित भी किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव के बावजूद उन्होंने इसके लिए मना कर दिया और कहा कि मैं इस बार गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेगा। गहलोत ने कहा कि यह तय है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मैं चुनाव लड़ने के लिए जा रहा हूं और जल्द ही नामांकन दाखिल करने के लिए तारीख तय करूंगा। उन्होंने कहा कि देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए विपक्ष को मजबूत करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के उत्तराधिकारी के चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। ऐसे में अशोक गहलोत के ऐलान के बीच खबर है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी और शशि थरूर भी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर सकते हैं। दरअसल कांग्रेस की ताजा आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक सभी प्रदेश कांग्रेस समितियों में से 17 अक्टूबर को चुनाव होने और मतगणना के बाद 19 अक्टूबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। कि एक बार मुझे रिक्वेस्ट करनी थी उनको, जब सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये प्रस्ताव पास कर रही है कि आपको अध्यक्ष बनना चाहिए, तो फिर आप उसी रूप में आप स्वीकार कीजिए। तो मैंने भी काफ़ी बातचीत करने की कोशिश करी, पर वो इस बात के लिए वो कह रहे हैं हमने एक बार फैसला कर लिया कि एक बार कोई गांधी फैमिली का व्यक्ति हम उम्मीदवार नहीं करेंगे। ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मुझे मालूम है कि सब लोग चाहते भी हैं, पर मैं उनका सम्मान करता हूँ उनकी बातों का। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास किया, कार्यकर्ता चाहते हैं, तो मेरे दिल में उनके प्रति सम्मान बहुत ज़्यादा है। पर एक बार हमने कुछ कारणों से तय कर लिया कि हम लोग इस बार नॉन गांधी फैमिली का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बनना। 19 के अंदर कह चुके हैं कि मैं बिना पद वही काम करूंगा जो मुझे पार्टी कहेगी, उसी रूप में मैं ज़्यादा काम करूंगा। मतलब वो तो वर्किंग कमेटी में कह चुके इस बात को, वो कि मैं आज भी उस बात पे स्टैंड करता हूं कि मुझे बिना पद भी मैं कोई कमी नहीं रखूंगा, मैं पूरी ताकत लगाऊंगा कांग्रेस के लिए जो मुझे पार्टी कहती है। डेट तो मैं फिक्स अब जाके करूंगा, पर मुझे ये तय है कि मुझे कंटेस्ट करना है। पर मैं देखता हूँ ये पार्टी इनर डेमोक्रेसी की बात है, एक नई शुरुआत हम लोग करें सब मिलके, और मुझे उम्मीद है कि जो हालात देश के हैं उसके लिए प्रतिपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तमाम जो हमारे कांग्रेस के साथी भी हैं, चाहे वो कंटेस्ट भी करते हैं तब भी कोई बात नहीं। अगर हम चाहेंगे कि चुनाव के परिणाम के बाद में हम सब मिलके कैसे कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए ब्लॉक के स्तर पर, गांव स्तर पर, जिला स्तर पर हम मजबूत भी करें, और जो विचारधारा हमारी है उसको बेस बना करके हम लोग आगे बढ़ें और एक मजबूत प्रतिपक्ष के रूप में उभर के आए। हम लोग इंचार्ज हैं मिस्टर अजय माकन, वो और कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी, वो लोग फैसला करेंगे कि अब मान लीजिए मैं अध्यक्ष बन रहा हूँ तो क्या प्रक्रिया हो वहाँ पर, कब हो प्रक्रिया, ये तमाम फैसले वो करेंगे। मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों के चुनाव चल रहे हैं। इसमें पार्षदों को जिताने के लिए भाजपा कांग्रेस दोनों दलों के नेता जोर लगा रहे हैं। बीजेपी की ओर से सीएम शिवराज सिंह ने प्रचार की कमान संभाली। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अलग अंदाज देखने को मिला। उन्होंने हेलीपैड से ही मोबाइल फोन के माध्यम से ही सभा को संबोधित कर लिया। असल में मौसम खराब होने के चलते सभा स्थल पर नहीं पहुंच पाए। इससे पहले छिंदवाड़ा के दमुआ की चुनावी सभा में सीएम ने कहा कि आपके सांसद विधायक नहीं दिया, कम से कम पार्षद तो दे देते। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में से सभाएं की। सीएम ने दमुआ सौसर में भी सभाएं की थी। उन्होंने बालाघाट के केंडाटोला और मलाज खंड में भी जाना था। मौसम खराब होने के चलते सीएम का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया। उसके बाद सीएम ने हेलीपैड
पर खड़े होकर मोबाइल के जरिए मलाज खंड और केंदा टोला में आयोजित मुख्यमंत्री जन सेवा शिविरों को संबोधित करना शुरू कर दिया। छिंदवाड़ा के सौसर में सीएम ने राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कस रहा। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी भारत तोड़ा था। कांग्रेस ने देश का विभाजन स्वीकार कर लिया है और इसका हिस्सा पाकिस्तान बन गया था। भारत तोड़ने का अपराध कांग्रेस के सिर पर है, इसके लिए इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस बोल रहे हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है। आज मैं एक बार फिर आपसे माफी चाहता हूं, आज आपके बीच नहीं पहुंच पाया, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की बनाइए। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं फिर आऊंगा जीतने के बाद, और जितनी भी आपकी समस्या है उसका समाधान करके वापस आऊंगा। आज तो केवल स्पीच होती, लेकिन उस समय शिविर भी लगेगा और सरकार लेके आऊंगा तो मैं कामों की स्वीकृति भी दूंगा। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि आज के लिए मुझे माफी दें, कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जिताएं और विकास की जवाबदारी मोदी जी, मामा जी और मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार को सौंप जाएं। आप सबसे प्रार्थना है, कमल के फूल की बटन दबाइए, भाजपा को जिताइए। बोलिए भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। तो मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लें। भारत माता की जय बोल के हम सब ये संकल्प लेंगे। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, मलाजखंड की जनता की बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। सीएम जनसेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। इसका एक ही उद्देश्य है कि जनता को योजनाओं का लाभ लेने के लिए दफ्तरों में ना जाना पड़े, उनके पंचायत में ही शिविर लगे, पूरे अधिकारी और सरकार आए और जनता को लाभ दे। इसलिए आपके यहाँ सीएम जनसेवा शिविर लगाया गया है। इसमें जो आवेदन आए हैं उन आवेदनों को एक एक करके छांटेंगे और जितने पात्र हितग्राही है, चाहे वो राशन की योजना के हों, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के हों, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के हों, चाहे वो सीएम और पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के हितग्राही हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड की योजनाएं हो, लाडली लक्ष्मी का लाभ हो, आवास की समस्या हो, जितने भी आवेदन आपके आए हैं ये सारे आवेदन छांटे जाएंगे और विभागवार फिर छांट के जो जो पात्र हितग्राही है उन सबको लाभ दिया जाएगा आपके गांव में दूसरा शिविर लगा के। तो पहले शिविर में मैं नहीं पहुंच पाया, जो दूसरा शिविर लगेगा जिसमें इन आवेदनों को छांट के पात्र हितग्राही छांट के हम लाभ देंगे, उस शिविर में मैं जरूर आऊंगा और वहां अपने हाथों से कुछ लाभार्थियों को अलग अलग योजनाओं का लाभ वितरित करूंगा। आज चूंकि मौसम की प्रतिकूलता है इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। कलेक्टर सहित जितने भी विभागों के अधिकारी हैं, मंत्री जी वहां मौजूद हैं, वो सारे आवेदन उन्होंने लिए होंगे, छांटे होंगे और तत्काल जिनका लाभ देना है वो लाभ मेरी तरफ से रामकिशोर कांवरे, नानू हमारे मंत्री वहाँ लाभार्थियों को, हितग्राहियों को लाभ देंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, दोबारा जब शिविर लगेगा तब मामा स्वयं आएगा आपके गांव में, हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण भी करेगा और गांव की समस्याओं का समाधान भी करेगा। आज मौसम खराब होने के कारण आपके बीच नहीं आ पा रहा हूं, इसलिए एक बार फिर आपसे माफी मांगता हूं। मेरे प्रतिनिधि के रूप में मंत्री अभी आपके बीच रहेंगे, कलेक्टर और अन्य अधिकारी रहेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान की तबीयत बिगड़ गई। 2 दिन पटना के हॉस्पिटल में उनका इलाज चला। उनके बाद बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स में रिफर करा गया। एयर एम्बुलेंस के उन्हें दिल्ली भेजा गया है और इसके पहले पटना के हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। बता दें कि करीब 1 हफ्ते से वो बीमार चल रहे हैं। 2 दिनों में से उनको काफ़ी हाई फीवर है। उनको हल्की बेहोशी भी आ चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने स्थिति में सुधार नहीं होने पर बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया।
सूत्रों के मुताबिक हल्की बेहोशी भी उनको आई थी और उनके बाद तत्काल उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिल्ली दौरे किया है। उन्होंने देर रात तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि दोनों की मुलाकात में महाराष्ट्र के कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने कुछ मंत्रियों के साथ दिल्ली दौरे पर थे। देर रात तक शिंदे ने अचानक गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाया और दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे का 21 तारीख की रात में नई मुंबई लौटने का कार्यक्रम था, लेकिन अमित शाह से मुलाकात के लिए दौरे को आगे बढ़ाया गया था। अमित शाह ने मुलाकात के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कहा कि उनसे सौजन्य भेंट हुई है। राज्य के विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। दरअसल एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट में लगातार खींचतान चल रही है। दशहरा रैली और वेदांता प्रोजेक्ट समेत कई मुद्दों को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हैं। ऐसे में अमित शाह से देर रात हुई इस मुलाकात से चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। इस मुलाकात को महाराष्ट्र के सियासी पंडित कई मायने महत्वपूर्ण बता रहे हैं। सूत्रों की माने तो अमित शाह और एकनाथ शिंदे की इस मुलाकात को चुनाव आयोग में चल रहे शिवसेना के चुनाव चिन्ह और पार्टी दावे के मामले से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दरअसल 27 सितंबर को इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच इस मुद्दे को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके पहले बीएमसी ने शिवाजी पार्क मैदान में ठाकरे और शिंदे दोनों गुट में किसी को भी दशहरा रैली की अनुमति देने से मना कर दिया है। उद्धव और शिंदे गुट दोनों को 5 अक्टूबर को दशहरा रैली की अनुमति देने से बीएमसी के जी नॉर्थ विभाग ने इनकार कर लिया है। बीएमसी के मुताबिक अगर एक गुट को अनुमति दिया जाए तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। शिवाजी पार्क का इलाका संवेदनशील इलाका है और जानकारी के मुताबिक बीएमसी हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान उनकी जानकारी दे सकते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से अपने चार्टर प्लेन के जरिए सरयू नदी के बाढ़ प्रभावित जनपदों का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा, बाराबांकी का हवाई सर्वेक्षण भी किया। उन्होंने प्रभावित गांवों में बाढ़ राहत कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त किए जाने का निर्देश भी दिया। उन्होंने जनहानि, पशुहानि में सरकारी सहायता, बाढ़ राहत सामग्री के पैकेट का वितरण भी त्वरित गति से किए जाने का आदेश दिया। गोरखपुर में कुछ दिनों से रोहिणी नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन कल से नदियों के जलस्तर में थोड़ी गिरावट आई है। जिले में लगभग बहुत सारे गांव बाढ़ से प्रभावित है। जिले में अधिकतर गांव गोरखपुर के दक्षिणांचल स्थित में है और गोला तहसील के गांव भी इसके अंदर आते हैं। रक्षा मंत्रालय ने सतह से मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की अतिरिक्त दोहरी भूमिका लिए अधिग्रहण के लिए 1700 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किया। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और प्रोत्साहित करते हुए रक्षा मंत्रालय ने सतह से सतह पर मार करने में
सक्षम अतिरिक्त दोहरी भूमिका वाली ब्रह्मोस मिसाइल के अधिग्रहण के लिए ब्रह्मोस एयरस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसकी कुल अनुमानित लागत 1700 करोड़ रुपये है। इस दोहरी भूमिका वाली सक्षम मिसाइल को भी शामिल करने के लिए भारतीय नौसेना की शक्ति पहले से और ज्यादा बढ़ जाएगी। BAPL भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है जो नई पीढ़ी की सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, जिसके भूमि के साथ साथ जहाज हमलों के लिए उन्नत रेंज और दोहरी भूमिका सक्षम है। मंत्रालय ने कहा कि यह अनुबंध स्वदेशी उद्योग की सक्रिय भागीदारी के साथ महत्वपूर्ण हथियार प्रणाली और गोला बारूद के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने वाला है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को एक बड़ा झटका लगा। दरअसल राउज एवेन्यू के प्रिंसिपल जिला और सेशंस जज विनय कुमार गुप्ता की कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका के लिए कोर्ट में ट्रांसफर कर दी है। सत्येंद्र जैन का मामला राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट से विकास ढूल की कोर्ट में ट्रांसफर कर लिया। कोर्ट के स्पेशल जज विकास ढूल जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे। बता दें कि ईडी के सत्येंद्र जैन और अन्य 2 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में आप नेता के खिलाफ दर्ज सीबीआई की FIR के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक जांच रिपोर्ट पेश की, उसे कोर्ट ने सही मानते हुए सरकार को कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने कार्यवाही 2 दिन बाद यानी 25 सितंबर बाद ही करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के बाद अब संभावना है कि 26 सितंबर को कोर्ट के आदेशों के रिटर्न कॉपी मिलने के बाद सरकार सौम्या गुर्जर को किसी भी समय पद से बर्खास्त कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अजय ओक और जस्टिस संजय किशन कौल ने ये आदेश सुनाए। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष सिंघवी ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई के बाद निर्देश दिया है कि सरकार न्यायिक जांच की रिपोर्ट के बाद नियमानुसार कार्यवाही करे। कोर्ट ने सरकार को कहा कि 2 दिन के बाद यह कार्यवाही कर सकते हैं। मेयर सौम्या गुर्जर की तरफ से पैरवी सीनियर एडवोकेट रुचि कोहली ने की थी। आपको बता दें कि मेयर सौम्या गुर्जर और अन्य 3 पार्षदों के खिलाफ जून 2021 में शुरू की गई न्यायिक जांच की रिपोर्ट पिछले महीने 10 अगस्त को सरकार को पेश की गई थी, जिसमें सौम्या समेत अन्य 3 पार्षदों को दोषी पाया गया था। इस रिपोर्ट को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था और जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 2 दिन के गोरखपुर के दौरे पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी नियमित दिनचर्या के साथ जनता का भी ध्यान रखा। गौ रक्षक पीठ के प्रमुख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तड़के पूजा पाठ के बाद सीधा गौशाला का रुख किया, जहां पर उन्होंने इंतजार कर रहे सभी गाय तथा गौवंश को हरा चारा और गुड़ भी खिलाया। काफी देर तक उन्होंने दुलार के बाद उन्होंने उनकी सेवा में लगे लोगों के इनके बारे में जानकारी भी प्राप्त की। गौ सेवा के बाद मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर प्रांगण पहुंचे और जहां उन्होंने अधिक लोगों की समस्याओं को सुनना था। अधिकारियों की उनकी समस्या का निराकरण करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने इस दौरान सभी लोगों को प्रार्थना पत्र को लिया गया। कई की समस्या का निराकरण तो फोन पर ही कर दिया था, जबकि अधिकांश के प्रार्थना पत्र को विभिन्न विभागों में भेजने का निर्देश दिया। जनता दर्शन में हमेशा की तरह आज भी काफी भीड़ जुटी थी। सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन का स्थल बदला गया था। मुख्यमंत्री का जनता दर्शन का कार्यक्रम अब तक जनता दर्शन हिंदू सेवाश्रम भवन यानी यात्री निवास में होता था। जनता दर्शन दिग्विजयनाथ सभागार के परिसर में हुआ था।
खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। मध्य प्रदेश के गृह राज्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जबलपुर में कहा कि कांग्रेस के नेता हर राज्य में छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, एक इधर गिरा और एक इधर गिरा। ये बयान था नरोत्तम मिश्रा का। गृह मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी आए तो बताए, अभी तक उन्हें भारत कहाँ टूटा दिखा हुआ है जिसे वो जोड़ने के लिए निकले हुए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश की सीमा में आए तो राहुल गांधी ने 10 दिन के अंदर 2 लाख का कर्जा माफ कर दिया था। किसी एक किसान को साथ लेकर चले जिसका कर्ज 10 दिन में माफ किया हो। एक नौजवान को भी लेकर चले साथ में जिसे 4000 रुपये मिले हो, और ऐसा नहीं करते तो वो झूठ बोलने का पाप जो कांग्रेस ने किया है वो लिखित में माफी मांगने का काम करे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जबलपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख के मस्जिद जाने पर भी कहा और कहा कि उन्होंने हम किसी धर्म और मजहब के खिलाफ नहीं है, ये इसी बात का जो अभी मिल रहा है वो प्रमाण है। हम रहीम और रसखान के उपासक हैं। हमारी संस्कृति शुरू से ही वसुदेव कुटुंबकम की रही है। उन्होंने कहा कि हमारी स्पष्ट सोच शुरू से ही है, मुसलमानों से बैर नहीं है और आतंकवादियों की खैर भी नहीं है। टेरर फंडिंग पर एटीएस और एनआईए के छापे पर गृह मंत्री ने बोला कि एटीएस और एनआईए ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया है जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मालूम हो कि आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विचित्र दुविधाओं में फंसी कांग्रेस 4 साल में अध्यक्ष नहीं चुन पाई। कार्यकारी अध्यक्ष से काम चल रहा है। जिसके नाम का प्रस्ताव पास है वह अध्यक्ष बनना नहीं चाहते। जो अध्यक्ष बनना चाहते हैं उसे बनाने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस डूबता जहाज है, इसका डूबना तय है।
ग्वालियर में लगातार हो रही बारिश और जगह जगह बरसाती पानी में गड्ढे और उनके पनपते मच्छर पर एक फिर बार डेंगू का खतरा मंडराने लगा है। सीजन में पहली बार एक साथ 14 लोगों को डेंगू होने की पुष्टि हुई है। 50 सैंपल की जांच में 14 मरीज डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 8 लोग ग्वालियर शहर में है और बाकी के 6 आसपास के शहरों से ग्वालियर में भर्ती किया गया है। और इसके अलावा जन आरोग्य अस्पताल की ओपीडी में डेंगू मलेरिया संदिग्ध मरीजों की लंबी लंबी लाइन भी दिख रही है। वायरल फीवर के मरीज काफी संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं। कोरोना संक्रमण भले ही कम हो गया हो, लेकिन बारिश में जगह जगह पानी भरने के कारण डेंगू के मच्छर अपना असर दिखा रहे हैं। डेंगू के संदिग्ध मरीज लगातार अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक मिले डेंगू पॉजिटिव की संख्या 100 के पार नहीं हुई। सरकारी नौकरी पाने के लिए इंदौर में बोलाराम मार्ग चौराहे पर दीनदयाल पार्क में पिछले 2 दिनों से भर्ती सत्याग्रह चल रहा है। पीएससी शिक्षक भर्ती, एमपी पुलिस की तैयारी करने वाले बेरोजगार युवाओं की टोलियां बैठी हुई है। वे इसी उम्मीद में है कि सरकार तक उनकी बात पहुंचे और उन्हें सरकारी नौकरियों में नियुक्ति की मिल सके। 21 सितंबर की सुबह बोलाराम उत्साह मार्ग पर चौराहे पर दीनदयाल पार्क के पास सर्विस रोड पर टेंट लगे हुए मंच सजा दिया गया है और नौकरी पाने की उम्मीद में पहले के आंदोलन में हिस्सा ले चुके विद्यार्थियों ने अब तक इस भर्ती सत्याग्रह का दामन थाम लिया है। अलग अलग समय पर अलग अलग विद्यार्थी की टोलियां वहां आकर बैठ रहे हैं और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं कि अपनी कोचिंग क्लास और पढ़ाई पूरी करने के बाद वहां आते हैं और सत्याग्रह का हिस्सा बनते हैं। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के बैनर तले भर्ती सत्याग्रह चल रहा है। इसमें 10 सदस्य राष्ट्रीय कोर कमेटी में है। यहाँ अभ्यर्थियों की बैठक के लिए टेंट की व्यवस्था के साथ पानी भी व्यवस्था की गया है। यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं है। विद्यार्थियों को अपने घर से ही भोजन करके यहाँ आना होता है और उसके बाद जो व्यवस्था है उसके साथ उनको सत्याग्रह करना पड़ता है। राजस्थान सरकार के खिलाफ बेरोजगारों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर में बेरोजगारों ने 22 गोदाम सर्कल पर प्रदर्शन किया। इस दौरान राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि अगर सरकार ने बेरोजगार युवाओं की मांग को 1 अक्टूबर तक पूरा नहीं किया तो हम 2 अक्टूबर से कांग्रेस सरकार के खिलाफ दांडी यात्रा निकालेंगे ताकि कांग्रेस की युवा विरोधी नीति को युवाओं को भी बताया जा सके। दरअसल राजस्थान में कंप्यूटर एजुकेशन भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश भर के अभ्यर्थी पिछले 5 दिनों से जयपुर गांधीनगर स्थित विधायक आवास के बाहर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अभ्यर्थियों ने बताया कि कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा का पेपर काफी कठिन स्तर पर था। ऐसे में न्यूनतम अंकों को 40% से कम किया जाना चाहिए ताकि 100% सीटों पर सिलेक्शन हो सके। लेकिन अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो हम 2 अक्टूबर को कांग्रेस सरकार के खिलाफ पैदल मार्च निकालेंगे। दिल्ली मॉडल के दम पर पंजाब में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी की निगाह अब गुजरात की सत्ता पर टिकी हुई है। यहां भी आम आदमी पार्टी उसी मॉडल के दम पर बीजेपी के 27 साल के शासन को चुनौती दे रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने गुजरात में अलग अलग रैलियां की। इस दौरान उन्होंने गुजरात के मेहसाणा में जनता से कहा कि यह एक मौका आम आदमी पार्टी को भी दे दे। मनीष सिसोदिया ने इस बयान पर अखिलेश नामक एक यूजर को लिखा, मोदी जी की एक रैली होगी और सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। रैली के दौरान दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये फ्री बिजली देने, शानदार स्कूल अस्पताल बनाने और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए
बेहतर जिंदगी जीने का हक देने की राजनीति है। 27 साल भाजपा के झूठ को मौका देने के बाद अब दिल्ली पंजाब की तहत इस बार गुजरात में भी परिवर्तन लाने के लिए तैयार रहे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि गुजरात के हर जिले की तरह मेहसाणा में भी शिक्षा व्यवस्था का हाल बदतर है, हर पेपर लीक होता है। उन्होंने कहा कि सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त है और आम आदमी पार्टी का गुजरात में जनादेश बढ़ रहा है। जैसे दिल्ली में लगी है, जैसे पंजाब में होना शुरू है, अब बस गुजरात में भी 27 साल से बीजेपी को हटा के बदलाव लाइए। इस बदलाव के बदले में आपको अच्छे स्कूल मिलेंगे, अस्पताल मिलेंगे, नौकरियां मिलेंगी, महंगाई से लड़ने में मदद मिलेगी। केजरीवाल जी जो कहते हैं करके दिखाते हैं, ये जुमले नहीं डालते, ये फालतू की बात नहीं करते, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जो दिल्ली में कहा वो करके दिखाया, आज गुजरात में जो कह रहे हैं वो भी करके दिखाएंगे। बस आपसे यही विनती है, एक मौका केजरीवाल जी को देके देखिए, बड़े बदलाव के लिए एक मौका देके देखिए। धन्यवाद। इंकलाब। मुझे बता दे पाटन का विधायक कैसा हो, पाटन का विधायक कैसा हो। ये मैं नहीं कह रहा, पाटन की जनता कह रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने तो केवल हाथ रखा है कंधे पे, वोट आपको दबाना है। पाटन का विधायक कैसा हो, पाटन का विधायक कैसा हो। आप सब लालेश भाई को आपने सिटी गवर्नेंस देखी है, अब आप इनकी विधायकी देखने के लिए तैयार रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ बहुत सारे लोग जो स्कूलों वाले साथी आए हुए हैं, इनकी सबसे बड़ी पीड़ा सोच के देखिए। आज गुजरात सरकार हमारे और आपके बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुनः निर्मित टाडा ब्रिज का उद्घाटन किया। ब्रिज पुनः निर्माण कार्य के लिए 2 साल से बंद था। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि यह ब्रिज दुर्गा पूजा से पहले लोगों के लिए उपहार है। इसे तोड़ने में 4 महीने लगे थे। इसे बनाने में राज्य के 504 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सिर्फ 2 लेन का था, अब इसे 4 लेन का किया गया है। अभी भारी वाहनों की आवाजाही कुछ समय के लिए बाधित रहेगी। इसके पहले ममता बनर्जी ने कहा कि एक राजनीतिक उद्देश्य के जरिए देश के इतिहास को बदलने की कोशिशें की जा रही। साथ ही में उन्होंने कहा कि एक सच्चे नेता को जाति धर्म के बावजूद सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। अलीपुर संग्रहालय के उद्घाटन पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि राजनेता भारत के स्वतंत्र संग्राम के समृद्ध इतिहास को बदलने के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं। बदलाव का प्रयास इसलिए किया जा रहा है कि आने वाली पीढ़ियां को स्वतंत्रता आंदोलन की सच्चाई का पता न चल सके। इस बीच ममता बनर्जी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा था कि यह भयानक है कि एक राज्य सरकार जिसने दुर्गा पूजा और मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंध लगाया था, यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने का श्रेय ले रहे हैं। एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संस्कृति मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक गठन को गुजरात के गरबा नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भी भेजा है। दरअसल इस महीने की शुरुआत में ममता बनर्जी ने यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कोलकाता में दुर्गा पूजा को शामिल करने का जश्न मनाते हुए एक रैली भी निकाली थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मध्य प्रदेश के प्रवक्ता के मिश्रा द्वारा ब्राह्मणों को लेकर एक टिप्पणी से आक्रोश बढ़ चुका है। ब्राह्मण समाज के साथ राजनीतिक रूप से भी प्रवक्ता के शर्मा का विरोध शुरू हो चुका है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने के शर्मा का पुतला फूंका। जिला अध्यक्ष दीपक महालाहा के नेतृत्व में पुतला दहन भाजपा कार्यालय के सामने किया गया। के मिश्रा मुर्दाबाद, के मिश्रा माफी मांगे, ऐसे नारे भी लगाए गए। कांग्रेस नेता मिश्रा ने जो अपशब्दों का प्रयोग किया था उसके लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को के मिश्रा को तत्काल पार्टी से निकाल देना चाहिए। ब्राह्मण समाज ने इटारसी भी ज्ञापन देते हुए
पुलिस में फरियाद भी दर्ज की है। पुतला दहन में भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश के संयोजक अखिलेश खंडेलवाल भी हाजिर थे। कोरोना महामारी के बाद प्रदेश में नवरात्रि के दौरान फिर से बड़े पैमाने पर गरबा के आयोजन हो रहे हैं। खिलैयाओं में भारी उमंग और उत्साह दिखाई दे रहा है। इस दौरान राज्य के गृह विभाग द्वारा रात 12 बजे तक का गरबा और लाउड स्पीकर बजाने की मंजूरी दी गई है। गृह विभाग ने इसका परिपत्र जारी कर दिया है। एक दिन पहले राजकोट पुलिस कमिश्नर ने रात 10 बजे तक का गरबा खेलने की मंजूरी देने का परिपत्र जारी किया था, जिसका कड़ा विरोध हुआ था। कोरोना बाद गरबा के लिए रात 12 बजे तक मंजूरी देने की मांग हो रही थी। सरकार ने लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रदेश में रात 12 बजे तक गरबा की मंजूरी दे दी है। गृह विभाग के परिपत्र के अनुसार वन और पर्यावरण विभाग की अधिसूचना से नॉइज पॉल्यूशन रूल्स 2000 के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों, दशहरा और जन्माष्टमी समेत कुल 11 दिनों के लिए रात 10 से 12 बजे तक लाउड स्पीकर उपयोग की मंजूरी दी गई थी। गृह विभाग द्वारा इस बारे में डीजीपी के अलावा सभी पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर और सभी पुलिस अधीक्षक को जानकारी दे दी गई है। वन एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना के अनुसार हॉस्पिटल, शिक्षा संस्थान और अदालत के आसपास 100 मीटर या उसके अधिक क्षेत्र में साइलेंट जोन के रूप में घोषित कर लिया गया है। यानी कि इस संस्थाओं के आसपास लाउड स्पीकर की मंजूरी नहीं दे। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने ट्वीट कर यह बात बताई। गुजरात की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा और प्रत्येक गुजराती की आत्मा यानी कि मां दुर्गा महोत्सव नवरात्रि में जनता के उमंग, उत्साह, आस्था और भावनाओं को सर्वोपरि रखते हुए रात 12 बजे तक लाउड स्पीकर लगाने की मंजूरी दे दी गई है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। www.kalamkartavya.com पर आप समाचार देख सकते हैं। देश दुनिया की खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ भी देख सकते हैं। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।